नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हुए हैं एक खास इवेंट में जहां पर कीमतों का ऐलान होने वाला है इस कार का, जिसे आपने हमें देखा होगा BIC के ट्रैक के ऊपर भगाते हुए किया की EV6। तो आज के एपिसोड में EV6 की कीमतों का हुआ ऐलान, कैसी है कीमतें, कितनी हुई है बुकिंग, चलाएंगे मर्सिडीज की C क्लास, कैसा है प्रदर्शन, और जो एंट्री है हम लग्जरी कार सेगमेंट की देखते हैं वहां पर फीचर्स इसके कैसे हैं, और सुजुकी की V-Strom, उसका भी प्रदर्शन आज के एपिसोड में जांचेंगे। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव न्यूज़ ब्रेक, जिसमें आप समझ गए होंगे कि किस कार के बारे में बात कर रहे हैं, किया EV6, जिसका टेस्ट ड्राइव आपने देख लिया हमारे चैनल पर। लेकिन अब इसकी कीमतों का इंतजार चल रहा था, कीमतों का ऐलान अब फाइनली हो गया है। दो वर्जन आपको इसके देखने को मिलेंगे, जो 60 से 65 लाख के बीच में प्राइस किया गया है। जब हमने इसकी टेस्ट ड्राइव की थी तब भी आपको याद दिलाया था कि कुल मिलाकर 100 गाड़ियां इंडिया के लिए लॉट हुई हैं, और फिलहाल अगर हम जानकारी जिस तरह से मिल रही है उस हिसाब से 350 के आसपास ये कारें बुक हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है, जो इंतज़ार होगा हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन शुरुआती जो 100 कस्टमर्स हैं उन्हें जिस तरह से प्रॉमिस किया गया था उसी वक्त पर उन्हें कारें मिलेंगी। सितंबर से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और EV6 आपको याद होगा कि पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार तैयार जो की गई थी किया की तरफ से, और इसी का एक और वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में Hyundai की Ioniq 5 के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन यहाँ इसके प्रदर्शन की अगर बात करें, इसमें लगा 77.4 किलोवाट आवर की बैटरी, और उससे दो आपको वर्जन जो है, एक तो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन है और एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है, जिसमें से रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन की जो ताकत है वो 226 हॉर्स पावर के आसपास की है, और 321 हॉर्स पावर की ताकत आपको मिलेगी जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है। और उस वाले वर्जन को जो हमने टेस्ट किया था BIC के ऊपर, वहाँ टॉप स्पीड 192 kmph के ऊपर वो लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो 5.2 सेकेंड्स का है। तो कार आपने अगर नहीं देखी रिव्यू हमारी, तो वो डिटेल में आप देख सकते हैं। इसमें लगे इसका जो प्रदर्शन है वो, इसमें लगे ADAS फीचर्स की जो जानकारी है वो, और अंदर क्या क्या फीचर्स, जैसा कि बड़े 12.3 इंच के कर्व स्क्रीन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो सीट्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत पीछे तक रिक्लाइन होती हैं, जो बहुत ज़्यादा आरामदेह होती है ड्राइवर के लिए। और इसके अलावा V2V और V2L, यानी आप इसी से एक और इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकते हैं या किसी और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चार्ज कर सकते हैं। ये सब खूबियाँ हैं इसमें, जो कि आप हमारे रिव्यूज़ में अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। फिलहाल इसकी जो कीमत है 60 से 65 लाख रुपए। व्हाट डू यू थिंक, कैसी है कीमत? और इनकी C क्लास या 3 सीरीज टाइप की गाड़ी आप लेना चाह रहे थे, तो क्या इसकी तरफ आप जाएंगे? तो इस कार को चलाते हुए हम देहरादून से मसूरी, मसूरी से कानाताल पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत जगह आपको नजर आ रही है, और कार भी आपको खूबसूरत नजर आएगी। काफी सारे चेंजेस इस नई C क्लास में किए गए हैं। C क्लास को बेबी S क्लास भी कंपनी कहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, और वहाँ पे S क्लास के बहुत सारे डिज़ाइन क्यूज आपको इस नई C क्लास में भी देखने को मिलेंगे। सबसे आकर्षक या सबसे खास एलिमेंट जो मुझे फिलहाल नज़र आ रहा है, जिस तरीके से फ्रंट ग्रिल आपको इसमें देखने को मिलेगा, वहीं जो C300D है उसमें आपको फ्रंट ग्रिल अलग डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। पिछले हिस्से में भी जो लुक है वो उसी तरीके से चेंज हुआ है, नए लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन सब तब्दीलियों के साथ एक और ख़ास चीज़ जो आप बाहर से देख सकते हैं वो है इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन। ये C200 है तो इसमें अलॉयज़ के डिज़ाइन आपको अलग मिलेंगे, और जो 300D है उसमें आपको डिज़ाइन अलग मिलेंगे। नैरो फ्रंट ग्रिल, बड़े मर्क लोगो और एंगुलर हेडलैम्प क्लस्टर के साथ पहले से रिफ्रेश और बोल्ड नजर आती लेटेस्ट मर्सिडीज C क्लास। बम्पर का डिजाइन भी फ्रंट के साथ इंटीग्रेटेड। नई C क्लास पहले से 65 mm ज्यादा लंबी, इसका व्हील बेस पहले से 25 mm ज्यादा बढ़ा है, चौड़ाई 10 mm बढ़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस 7 mm बढ़ा है।
Nothing can stop me now. गाइस, अब सी क्लास के ड्राइव की हमने शुरुआत कर दी। पहले हमारे हाथ आई है कौन सी? सी क्लास पेट्रोल। और पहला रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, या इंटरेस्टिंग वर्ड ही मेरे पहले रिएक्शन के तौर पर आ रहा है, क्योंकि आप जब इसे चला रहे हैं, शुरू में जब आप पुश कर रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, जिस तरह से एक्सीलरेट ये कर रही है, वहाँ पर आपको मैं कहूँ कि 1.5 लीटर का इंजन है। तो कई बार लोगों को लगा कि अच्छा 1.5 का ही है, वो भी मर्सिडीज में, वो भी इस कार में, सी क्लास में, और फिर क्या ताकत आपको कम महसूस होगी? मैं कहूँगा कि नहीं। एक्सीलरेशन मुझे अभी तक तो ये कार चुस्त लग रही है। पहाड़ी इलाकों में चल रहा हूँ, और पहाड़ी इलाकों में आपको पता है किस तरह से अचानक आपको एक्सीलरेट करके ओवरटेक करना होता है गाड़ियों से, जहाँ जहाँ आपको हल्का सा गैप मिले, और उस जगहों के ऊपर आपको ये नर्वस नहीं करती है। ताकत आपको एनफ मिल जाती है, काफ़ी मिल जाती है। और जो आवाज़ भी है उस हिसाब से आप देखें कि इंजन के ऊपर स्ट्रेस आप साफ देख सकते हैं। इंजन के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है जब भी आप इसे जितना ही पुश करें। Nothing can stop me now. वहीं फ्रेम और सस्पेंशन की बात करें तो ये जिस इलाके में हम फिलहाल चल रहे हैं वहाँ पर ऑब्वियसली बार बार तेज़ मोड़ भी आ रहे हैं, और साथ में कुछ ख़राब पैचेस भी आए, और वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही पकड़ के साथ, बहुत ही सटीक तरीके से ये उन सभी मोड़ कॉर्नर्स को कवर करती है। तो ओवरऑल सस्पेंशन की बात जब करूँ तो शायद बेहतर तरीके से मैं बता सकूं कि इसका जो पूरा कैरेक्टर है वो कंफर्ट वाली साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा, तेज रफ्तार वाली या ताबड़ तोड़ वाले एरिया में कम। स्टीयरिंग व्हील भी देखते हैं तो वहाँ पर ये सॉफ्ट मुझे लगता है, सटीक है लेकिन सॉफ्टर है। नई सी क्लास के साथ एक और एडिशन हुआ है, और वो है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो अब डीजल वर्जन के साथ भी मिल रहा है, यानी अक्रॉस द बोर्ड। वैसे बुनियादी तौर पर तो आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर लगेगा, लेकिन आपको बताएं कि इसके साथ लगभग 20 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का बूस्ट भी मिलता है नई सी क्लास में, एक माइल्ड हाइब्रिड की तरह। 3 वर्जन आपको मिलेंगे नई सी क्लास में, C200, C220D और C300D, जिसमें 200 लगा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इससे निकलने वाली ताकत 201 bhp की है, टॉर्क 300 न्यूटन मीटर का है। वहीं C220D में लगा है 2 लीटर डीजल इंजन, जिससे ताकत 197 bhp की, टॉर्क 440 न्यूटन मीटर का मिलता है। C300D की बात करें तो वहां पर लगभग 261 bhp की ताकत और 550 Nm का टॉर्क का आंकड़ा देखने को मिलेगा। और इन सब की बदौलत इन तीनों में सबसे तेज C300D 100 की रफ्तार पकड़ती है मात्र 5.7 सेकंड में। वहीं 200 और 220D 7.3 सेकंड का वक्त लेती हैं। और अब आप देख रहे हैं कार का कलर बदल गया, क्योंकि कार का जिगर भी बदल गया है। सो दिस इज़ बेसिकली द डीजल वर्जन, और उसे मैंने चलाया। उसके परफॉर्मेंस के बारे में ये कहूँ कि प्रेडिक्टेबल था, तो ये मत समझिएगा कि मैं उससे बुरा कह रहा हूँ। दरअसल मुझे लग रहा था कि जो डीजल वर्जन 300D होगा उसका प्रदर्शन मुझे ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा टॉर्की, ज़्यादा ग्रंटी और ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा, जो मुझे लगा भी। जब हम वापस आ रहे थे चंबा के बाद, सड़क जो थी वो थोड़ी सी चौड़ी थी, वहाँ पर हल्की स्पीड हम बढ़ा पाए, और वहाँ पे इसका न सिर्फ हैंडलिंग और डायनेमिक्स हमने टेस्ट किया, और साथ में ये भी कि किस तरह से स्मूथनेस इसके इंजन के ज़रिए मिल रहा है, पावर की डिलीवरी, टॉर्क की डिलीवरी, और वहाँ पे मुझे इसकी हैंडलिंग और जो पावर वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी। So I really enjoyed the diesel version of this new C class। और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि वहाँ कहानी तो लगभग कॉमन सी ही है। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। सी क्लास बेबी एस क्लास भी कहा जाता है, कम से कम कंपनी की तरफ से तो ये ज़रूर कहा जाता है, और इस वजह से बहुत से इसके एलिमेंट और फीचर्स ऐसे देने की कोशिश की जाती है जो हमने एस क्लास में देखे हैं, या उसी से इंस्पायर्ड कुछ एलिमेंट्स होते हैं साथ में ऐसे, जिससे कि इस सेगमेंट के कस्टमर एस्पायर कर सकें एस क्लास में मूव करने के लिए। अब इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को करते हैं स्टार्ट। ओके, बहुत सारे गाने यहाँ पर एक साथ शुरू हो गए। आई गेस बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीड कर रहे हैं। खैर, ये जो स्क्रीन है ये आपको फेमिलियर स्क्रीन लगेगा। यहाँ पर जैसे एक बटन दबाइए और यहाँ पर अलग अलग डिस्प्ले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टेटेड, या अगर केवल नेविगेशन आपको देखना है तो वो भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं। और इसके पीछे ये आप देख सकते हैं ड्राइव शिफ्ट या गियर शिफ्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, डी,
यानी यहाँ पर आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं, ये स्टिक आपको यहाँ मिलेगा, वो भी आप एस क्लास में तो देख ही चुके हैं। इसके बाद जो एक सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ा फीचर आपको नज़र आएगा वो है ये 11.9 इंच का स्क्रीन। वर्टिकल मोड में आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा है और ये इंटीग्रेटेड है इस सेंटर कंसोल के साथ, बहुत ही खूबसूरती से ये मिलाया गया है। एक ही शिकायत जो मुझे लगभग सभी स्क्रीन से रही है, इसमें भी मैं कह सकता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल के जो बटन्स हैं अगर वो फिजिकल भी हों तो ज़्यादा बेहतर, ड्राइविंग के वक्त मुझे ज़्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होता, आपको नज़र इधर घुमा के स्क्रीन को पढ़ना है, स्क्रीन को देखना नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से एक चीज़ है। बट ओवरऑल जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं और जो डिस्प्ले है वो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। सनरूफ के मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर मर्सिडीज़ ने फिर से वो काम किया है जो लग्जरी कार मेकर्स के लिए ज़रूरी होता है कि कस्टमर को सुने भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे, जिससे कि यहाँ न सिर्फ आपको सनरूफ बड़ा मिल रहा है, पिछली कतार के लिए एक मून रूफ भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी फीचर्स को कंपनी एक और स्टेप आगे ले गई है। एमबक्स का नया अपडेट इसमें मिलेगा और कई नए फीचर्स भी। बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन, एनहांस्ड मैप जिसमें सैटेलाइट व्यू आपको देखने को मिलेगा और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। वहीं मर्सिडीज मी कनेक्ट में भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। वहीं मर्सिडीज की बड़ी कारों में एक कार से दूसरी कार को कम्युनिकेट करने वाला जो फीचर है कार2X, वो भी सी क्लास में दिया गया है। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ मर्सिडीज बेंज सी क्लास। लेटेस्ट सी क्लास की कहानी पिछले रो में पहले से बेहतर मुझे लग रही है। हेडरूम तो मेरी हाइट के लिए कम लगेगा ही और यहाँ लग भी रहा है, 6.25 फीट के आसपास की, लेकिन एवरेज हाइट के लिए आपको हेडरूम ठीक मिलेगा। यहाँ पर मून रूफ जैसे मैंने बताया काफ़ी खूबसूरत इसकी फील आपको इधर से नज़र आएगी। आखिरी में सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम कर रही है लॉन्च के ऊपर। ये वो कार है जिसका इंतजार कस्टमर काफ़ी दिनों से कर रहे थे और जो 5000 के आसपास की बुकिंग कंपनी के पास पहले से है, उसमें बड़ा हिस्सा नई सी क्लास का ही है। और उस फ्रंट के ऊपर मर्सिडीज बेंज ने कीमतों को थोड़ा प्रेडिक्टेबल ही रखा है। जो C200 है उसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत है 55 लाख रुपए, जो सी क्लास C200D है वो 56 लाख की है और जो टॉप एंड है 300D उसके लिए एक शोरूम प्राइस है 61 लाख रुपए। ये वो प्राइस रेंज है जो इस सेगमेंट के कस्टमर शायद एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और जिस तरह के फीचर्स और अपडेट्स नई सी क्लास में दिखे हैं, वहाँ लग रहा है कि कस्टमर्स इसके लिए लाइन लगाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और अभी तक जो गाड़ियां सवारियां आपको दिखाई हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, या कोई सवाल है तो वो भी हमें ज़रूर भेज सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं और वहाँ पर आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय या अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की, जैसा कि अगले सेगमेंट में भी अपनी अगली कहानी के साथ करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज मेरे साथ है सुजुकी की नई V-Strom SX। शुरुआत करते हैं इस V-Strom SX के डिजाइन में क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट का जो डिजाइन है यहाँ पर वो पूरा एडवेंचर बाइक वाला फील इसके फ्रंट डिजाइन से देखने को मिल रहा है। एंड LED लाइट्स फ्रंट में दी गई हैं एंड इसमें जो ब्रेक्स दी गई हैं ड्यूल चैनल ABS के साथ आती हैं। स्विचेबल ABS का ऑप्शन नहीं है एंड सुजुकी का कहना है कि ये बाइक ऑफ रोड ओरिएंटेड नहीं है, इट्स देयर फॉर गुड टारमैक, अच्छी रोड्स हैं टूरिंग के लिए, दैट्स वाई स्विचेबल ABS का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल भी वो थ्रू आउट एडवेंचर बाइक वाला फील साइड प्रोफाइल से भी इसके देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट टेल जो है ड्यूल दिया गया है एंड कॉम्पैक्ट है एंड स्पोर्टी फील भी इस बाइक में ऐड कर रहा है इसकी साइड प्रोफाइल में। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, रियर में स्विंग आर्म टाइप मोनोशॉक देखने को मिलता है। फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं उसका ट्रैवल है 120 mm का। रियर की बात करें तो टेल लाइट जो है वो भी इसमें LED देखने को मिलती है, हालांकि इंडिकेटर्स में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल यहाँ पर करा गया है। एंड ये रैक यहाँ पे दिया गया है, स्प्लिट सीट्स दी गई हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो नेगेटिव डिस्प्ले है यहाँ पर एंड गो का ग्राफिक शुरू में देखने को मिलता है।
देन टाइम है, फ्यूल गेज है, टैकोमीटर है, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर यहाँ देखने को मिलता है एंड ट्रिप मीटर भी दो इसमें दिए गए हैं। माइलेज देख सकते हैं आप। देन यहाँ पर एक मोड का बटन भी दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे, ये इसका पेयरिंग मोड जो है, ब्लूटूथ पेयरिंग मोड, वो इसका इनेबल हो जाएगा एंड फ़ोन में सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप है तो इसको उससे पेयर करा जा सकता है एंड वो सब फीचर्स जो ऐप में हैं वो एक्सेस आप कर सकते हैं। देन लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक USB चार्जिंग का स्लॉट भी इसमें दिया गया है। तो अब बात करते हैं इस सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX 250 के परफॉर्मेंस के बारे में। पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। इंजन की बात करें 250 सीसी का है, पावर जनरेट करता है 26.1 bhp की एट 9300 rpm और टॉर्क जनरेट करता है 22.2 न्यूटन मीटर्स का 7300 rpm पर। क्लियरेंस की बात करें तो 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट है 835 मिलीमीटर की। हालांकि सीट हाइट को डिक्रीज करने का एक रास्ता एक्सेसरी के जरिए सुजुकी ने इस वी-स्ट्रॉम के लिए दिया है, जहां पर अराउंड 25 mm सीट हाइट डिक्रीज कर सकते हैं वो एक्सेसरी इसकी लेकर। वेट की बात करें, ओवरऑल कर्ब मास जो है 167 kg है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। ये जो राइड थी वी-स्ट्रॉम के साथ तकरीबन 2 दिन की राइड थी और 2 दिन में मैंने इस बाइक को तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास राइड किया। तो इस राइड की शुरुआत मैंने नागपुर से की और नागपुर से गए हम कान्हा नेशनल रिजर्व तक पहले दिन, जहां पर तकरीबन 280-290 किलोमीटर की जर्नी पहले दिन की रही और दूसरे दिन मैं निकला कान्हा नेशनल रिजर्व से जबलपुर की तरफ, तो तकरीबन 150-170 किलोमीटर के आसपास की जर्नी दूसरे दिन रही। तो मेरा साथ इस लंबे सफर पर वी-स्ट्रॉम ने कैसे दिया, परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, उसकी बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस पर आए तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एक्साइटमेंट शुरुआत में हालांकि ना फील हो, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हाईवे राइडिंग ये सुजुकी की वी-स्ट्रॉम एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है। पावर डिलीवरी जो है वो लीनियर है, स्मूथ है और हाईवेज पर बहुत से मौके ऐसे आए जब सडन ओवरटेक करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी इसकी पावर डिलीवरी काफी अच्छी देखने को मिली इस पूरे लंबे सफर के दौरान। ब्रेकिंग में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, चाहे वो तेज रफ्तार थी, धीमी रफ्तार थी, ब्रेक अपना काम प्रिसाइसली सटीक तरीके से कर रही थी। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस मुझे जरूर हुआ, क्योंकि लंबी जर्नी थी, बहुत लंबा सफर हमें तय करना था। तो जहां पर सड़कें सही थी, जहां पर रास्ते सही थे, वहां पर कोई दिक्कत ऑब्वियसली बाइक के साथ नहीं देखने को मिली। लेकिन जहां पर कुछ खराब पैचेस रास्ते मुझे देखने को मिले तो वहां पर अनकंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ राइड मुझे महसूस हुआ सस्पेंशन सेटअप को लेकर। वहां पर सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा स्टिफ महसूस होगा जहां पर रास्ते खराब देखने को मिलेंगे, बट अदरवाइज राइड क्वालिटी, कंफर्ट, अच्छी सड़क है तो वहां पर ये परफेक्टली काम करती है। अब बारी है हमेशा की तरह बात करने की तीन धांसू और तीन नॉट सो धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX के बारे में। तो पहले बात करते हैं तीन नॉट सो धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे, जिसमें से पहले दो जो हैं वो सस्पेंशन रिलेटेड हैं, फ्रंट फोक्स रिलेटेड हैं। ट्रैवल जो है फ्रंट में सस्पेंशन में वो थोड़ा बेटर हो सकता था मुझे लगता है, एंड ट्रैवल कम है और इस वजह से उसको थोड़ा स्टिफर रखा गया है एंड वो राइड कंफर्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ वहाँ दिखाई देता है। तो ये थे दो नॉट सो धांसू एलिमेंट्स जो मुझे लगे इसके बारे में। फिर तीसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी ब्रेक की बाइट। नॉर्मल अच्छे टामाक पर अगर आप चला रहे हैं तेज़ रफ्तार में, धीमी रफ्तार में, इट वर्क्स फाइन, बट सडन ब्रेकिंग के टाइम में मुझे लगता है थोड़ी बेटर बाइट ब्रेक की हो सकती थी। अब तीन धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस वी-स्ट्रॉम SX के बारे में, इसमें से पहला मुझे लगा है वो है इसका डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी ये पहली झलक में ही देखने में लगती है। दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी राइड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी रोड्स पर राइड क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छे से वो परफॉर्म करता है एंड इट विल नॉट लेट यू डाउन।
जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इस सेगमेंट में KTM की 250 एडवेंचर है। हालांकि KTM 250 एडवेंचर में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं और वो बाइक भी अपने आप में काफी केपेबल है, लेकिन वो बाइक के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी फिर देने पड़ेंगे। फिर दूसरी तरफ V-Strom SX की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट और जिस प्राइस पॉइंट पे सुजुकी ने इस V-Strom SX को लॉन्च किया है, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट तलाश कर रहे हैं 250cc एडवेंचर बाइक सेगमेंट में जहां पर एक अच्छी राइड क्वालिटी, एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा कंफर्ट लंबी जर्नीज पर बाइक पे देखने को मिलता है और वो आपकी पॉकेट पर भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ने वाली है, तो वहां पर मुझे लगता है ये V-Strom SX सुजुकी की तरफ से एक अच्छा पैकेज ज़रूर है। तो टाइम साहब के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने जो कमेंट्स हैं या फिर कोई सवाल है तो उसे भी हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके साथ जुड़कर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली।